नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार को गुरुवार को हो रहा 1 साल पूरा। देहरादून में किया जाएगा मुख्य कार्यक्रम 1 साल नई मिसाल थीम पर राज्य भर में होंगे कई आयोजन। उत्तराखंड सीएम धामी सरकार ने एएनएम को सौंपे नियुक्ति पत्र। नवनियुक्त 824 एएनएम उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में 5 साल तक देंगी सेवाएं। अब संस्कृत शिक्षकों ने खोला मोर्चा। धामी सरकार से की मानदेय में वृद्धि की मांग। 10 दिनों में सुनवाई नहीं होने पर दी निदेशालय पर आंदोलन करने की चेतावनी। देहरादून की सड़कों से जल्द हटेंगे ऑटो टेम्पो। बढ़ते पॉल्यूशन के चलते परिवहन विभाग ने लिया बंद करने का निर्णय। संचालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का किया दावा। उत्तराखंड के देवी मंदिरों में नवरात्र के पहले दिन उमड़े श्रद्धालु। वहीं लोगों ने एक दूसरे को दी नव संवत्सर की शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में टिहरी लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं के गतिमान कार्यों और विकास परक योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विधायकों द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं देखी जा रही हैं, उनका अधिकार शीघ्रता से अधिकारी समाधान करें। अधिकारी ये भी सुनिश्चित करें कि सामान्य प्रक्रिया के तहत चलने वाले कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में क्षेत्रों की छोटी समस्याएं न आए, इनका निदान जिलाधिकारी जनपद स्तर पर यथाशीघ्र करें। विधायकों द्वारा अपनी विधानसभा क्षेत्रों के जो कार्य प्राथमिकता पर रखे गए हैं, उनमें अनावश्यक विलंब न हो। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में एएनएम की नियुक्तियां दे दी गई हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री आवास में रोजगार सृजन कार्यक्रम में नवनियुक्त एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपा गए। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में 824 नवनियुक्त एएनएम प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में अगले 5 सालों तक स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करेंगे, जिससे दूरदराज के सीमांत इलाकों में जनता तक स्वास्थ्य सेवा का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। आज बड़ा शुभ दिन है। 9 संवत्सर भी आज प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। और इस अवसर पर आज 824 बहनों को आज रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य लिया है, उसी क्रम में हमने भी ये स्वास्थ्य का आज दूसरा मेला स्वास्थ्य विभाग का आज यहाँ पर हुआ है, जिसमें 824 बहनों को आज प्रमाण पत्र दिए गए हैं। और निश्चित रूप से ये एक हमारा जो कमिटमेंट है कि जितनी भी पोस्टें सरकारी विभागों में खाली हैं, उन सभी को हम भरेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की ओर से जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्त्रियों, आशा फैसिलिटेटर्स, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को कैश अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान को सराहा गया। सम्मेलन का शुभारंभ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश के हर जिले में आशा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री रावत ने कहा कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन करवाने जा रही हैं। स्वास्थ्य सम्मेलन को लेकर धन सिंह रावत का कहना है कि प्रत्येक गांव में लोगों का चेकअप फ्री में हो, इसके साथ ही दवाइयां भी फ्री में मिले और कैंप लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए गांव से दूर न जाना पड़े। एक आशा सम्मेलन कर रहे हैं और इस आशा सम्मेलन के पीछे एक ही हेतु है कि हम अपने राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है वो 1 डिजिट पे लाना चाहते हैं। टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना चाह रहे हैं। संस्थागत डिलीवरी जो है 100% कराना चाहते हैं।
ये 3 टारगेट हमने आशा दीदी को दे रखे हैं और मुझे लगता है कि ये देश का पहला राज्य हो जाएगा 2025 तक जो ये तीनों जो है हम पूरे मानकों को पूरा करें। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि भाजपा को आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से क्या आपत्ति है। भाजपा लगातार सनातन धर्म पर राजनीति करती है। देवभूमि के आराध्य शंकराचार्य की पीठ जोशीमठ में है। आखिर इनके नाम से भाजपा को नाराजगी क्यों है? कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड राज्य दिया है। अब कांग्रेस को अटल जी के नाम पर आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। आखिर आज इस राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कांग्रेस को मिली है तो तभी मिली जब राज्य बना है, और इस राज्य की निर्माण में अटल जी के योगदान को उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है और एक सकारात्मक निर्णय। अभी ठीक है कि आज वो जिसको उठा रहे हैं तो उनके समय उनके कालखंड में समय था जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं तो उस नाम पर भी करते तो आपत्ति हमको कोई नहीं थी। आज उनको आपत्ति उठाने का कोई औचित्य बनता नहीं है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत रामगंगा भवानी देवी पंपिंग योजना का शिलान्यास सल्ट विधायक महेश जीना ने सबोली शिव मंदिर परिसर में किया। 17,43,76,000 से निर्माण कार्य किया जाएगा। योजना से 34 से अधिक गांवों को लाभ मिलेगा। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि सरकार प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। 4 दशक में पूर्व में बनी रामगंगा भवानी देवी पंपिंग योजना जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। इसका पुनर्गठन जल जीवन मिशन के तहत किया जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने से भिकियासेंड सल्ट विकास खंड के 34 गांव के ग्रामीणों को पर्याप्त पानी मिलेगा। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाने और समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए। आज मेरे द्वारा भवानी पेयजल योजना जिसके लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 17 करोड़ 43 लाख रुपये दिए गए हैं, उसका शिलान्यास रानीखेत और सल्ट के जनता के द्वारा किया गया और इसका पानी जल्दी हमारे मेन टैंक मोला देवी बिंदु के पास जो बन रहा है तो जिसके नाम पर भवानी पेयजल योजना का नाम रखा गया वहाँ पहुँचेगा और इससे रानीखेत और सल्ट की दोनों जगह की जनता को लाभ मिलेगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हमारे क्षेत्र में पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं मोदी जी के आशीर्वाद से ये जो दशक जो है उत्तराखंड का दशक है वो समृद्ध है और पानी की यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। घर घर जल मिशन के द्वारा ये पानी। खबर देहरादून से है, जहां अब जल्द ही दून की सड़कों में दौड़ रहे ऑटो विक्रम अब आपको नहीं दिखाई देंगे। दरअसल परिवहन विभाग ने पिछले 10 सालों से डीजल से चलने वाले ऑटो और विक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है। आपको बताते कि राजधानी देहरादून की सड़कों में 2500 ऑटो चल रहे हैं तो 800 विक्रम भी राजधानी की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। वहीं देहरादून के आरटीओ सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी के तहत 1998 में कहा था कि देहरादून में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके तहत इन ऑटो और विक्रमों पर परिवहन विभाग जल्द सड़कों से हटाने जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि ऑटो और विक्रम संचालकों के साथ बैठकें भी की थी, जिसमें उन्होंने परिवहन विभाग का पूरा सहयोग करने की बात कही। इसके साथ ही इन विक्रम और ऑटो संचालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी परिवहन विभाग करेगा। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने हमें मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से 1998 में भी इस संबंध में चेता दिया था कि देहरादून में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे वाहन जो सबसे ज़्यादा इसके लिए दोषी हैं, जैसे कि 2500 ऑटो जो डीजल से चलते हैं या 800 विक्रम जो डीजल से चलते हैं, सबसे पहले इनको फेज आउट किया जाए और इन लोगों को भी ऐसी सुविधा दी जाए ताकि ये किसी दूसरे वाहन में अपने को चेंज कर सके। और इन लोगों के द्वारा बहुत एंथुसियास्टिकली हमें सपोर्ट किया गया है। उत्तराखंड के संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत संस्कृत शिक्षकों ने राज्य सरकार से मानदेय में वृद्धि करने की मांग की है। 10 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने निदेशालय पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। हरिद्वार प्रेस क्लब में उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय प्रबंधकीय शिक्षा समिति से जुड़े शिक्षकों ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि साल 2017 में तत्कालीन सरकार ने उत्तराखंड के संस्कृत शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का शासनादेश जारी किया था।
शासन स्तर और निदेशालय स्तर पर हुई गलती के कारण 126 संस्कृत शिक्षक मानदेय में बढ़ोतरी से वंचित रह गए थे। तब से लेकर वो आज तक संघर्ष करते चले आ रहे हैं। सीएम धामी के आश्वासन के बावजूद भी उनके मानदेय में वृद्धि नहीं हो पा रही है। यदि 10 दिन में उनके मानदेय में वृद्धि नहीं की गई तो वो संस्कृत निदेशालय पर धरने पर बैठ जाएंगे। उपलब्ध नहीं कराया गया। हमारा ये है, अब हमें मजबूरी में 10 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है, अपने डायरेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और 10 दिन तक हमें कोई इसमें उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम निदेशालय में 2 तारीख से धरने पे बैठ जाएंगे। हम उस शासनादेश में ये चाहते हैं कि जो हम छूट गए हैं हमको भी उस शासनादेश के अनुसार मानदेय में शामिल किया जाए, जिसके लिए हमने अभी जब लास्ट वर्ष चुनाव 2021 में हुए थे तो माननीय मुख्यमंत्री को हमने अपना प्रस्ताव भेजा था शासन के माध्यम से। तो हमारा प्रस्ताव गया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का और हमारे उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे अरविंद पांडे जी, उनका भी अनुमोदन हुआ है कि आप इनको विचलन के माध्यम से मानदेय में शामिल करें। लेकिन उस आदेश पर अभी तक निदेशालय स्तर से और सचिवालय स्तर से किसी भी प्रकार का कोई कार्य न तो किसी ने संज्ञान लिया है, न ही कोई कार्य अग्रेसित किया है। वो बार बार यही चीज घुमाते हैं कि आप पहले संस्कृत में जो कार्यरत शिक्षक हैं, कितने पद हैं, कितने कार्य कर रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बन रही जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ पर आज पावन पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट की समय अनुसार तिथि निकाली गई है। गंगोत्री धाम के 5 मंदिर समिति के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और 5 मंदिर समिति के सचिव और 4 धाम यात्रा के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने बताया कि 5 मंदिर समिति की तरफ से भोजन की व्यवस्था और तमाम प्रकार की व्यवस्था है श्रद्धालुओं के लिए की जाएगी। वहीं 21 अप्रैल को 11:40 पर शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखीमठ से मां गंगे की डोली रवाना होगी और भैरव घाटी में रात्रि विश्राम सुबह वहां से रवाना होगी। गंगोत्री धाम के लिए मंदिर गेट 12:45 पर कपाट का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन जो मां गंगा का है वो 12:35 पर 22 अप्रैल को होगा और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं गंगोत्री धाम में कर दी है और रंग रोगन चल रहा है, सफाई की व्यवस्था चल रही है और तमाम घाटों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। मंदिर समिति के द्वारा मां गंगा के मंदिर को फूलों को सजाने के साथ साथ और वहां पर यात्रियों के लिए कई सुविधाएं की जाएगी। पॉलीथीन पूर्णतः गंगोत्री में वर्जित है। आज के जो कपाटोद्घाटन का जो हम मुहूर्त निकालते हैं उसके अनुसार 8 गते बैसाख जो कि द्वितीया, उस रोज मुखीमठ धाम से मां गंगा प्रस्थान करेगी गंगोत्री धाम के लिए और तदोपरांत जो रास्ते में भैरव घाटी से होते हुए श्री गंगोत्री धाम पहुंचेगी और 12:35 पर मां पतित पावनी भगवती गंगे के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। काशीपुर में उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेलों में शुमार उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की काशीपुर में प्रतिवर्ष लगने वाले ऐतिहासिक चैती मेले का आज पूरे विधि विधान और ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ हो गया। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस चैती मेले का शुभारंभ उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के साथ साथ मंदिर के मुख्य पुजारी, पंडा परिवार के सभी सदस्यों और कुमाऊं नरेश और पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के साथ साथ स्थानीय विधायक ने संयुक्त रूप से ध्वज पताका फहराकर किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मां बाल सुंदरी देवी के भवन और मोटेश्वर महादेव मंदिर में जाकर मां के चरणों में माथा टेका और प्रसाद ग्रहण किया और नारियल फोड़कर मेले का शुभारंभ किया। आज चैत का पहला दिन है और नए साल का पहला दिन है। इस अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करूंगा कि जो ये हमारा 1 माह का यहाँ चैती मेला चल रहा है उसमें सभी दर्शनार्थी आएँ और यहाँ माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने पूरे साल को सुखमय बनाएं। क्योंकि आज माँ भगवती आदिशक्ति के नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं और प्रारंभ सुबह से ही आज भगवती के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा, पूजा अर्चना लोग करने आते रहे और उसी के साथ साथ में अष्टमी तिथि में, सप्तमी की अग्ररात्रि और अष्टमी तिथि में माता जी की जो स्वर्ण प्रतिमा है वो नगर मंदिर से चलकर यहाँ विद्यमान होगी और चतुर्दशी तिथि तक यहाँ विद्यमान रहेंगी।
चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर प्रथम दिवस में पैनी गांव में स्थित मां गढ़ी भवानी के मंदिर में सुबह से भक्तों का लंबा तांता लगा रहा। आपको बता दें कि जोशीमठ पैनखंडा का एकमात्र मंदिर माना जाता है। आपको बता दें कि मां गढ़ी भवानी के मंदिर में काफी रहस्य छुपा हुआ है। यहां सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। खासकर इस मंदिर में 12 महीने भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल सकती है। प्रथम दिवस में माता के भक्तों ने मां शैलीपुत्री की पूजा अर्चना की और साथ में मंदिर में सभी भक्तों ने भजन कीर्तन का आयोजन भी किया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पैनी गांव में। जिस पैनी गांव की अगर हम बात करना चाहें तो पैनी गांव में मां भगवती जी का प्राचीन मंदिर विद्यमान है। आपको बताते हैं कि मां पंडित खंडेश्वरी मंदिर के नाम से यह जगह मशहूर है। और आपको बताते चले कि आज चैत्र नवरात्र का प्रथम दिवस है। ऐसे में गढ़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का काफी जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सामने की तस्वीर है, ये देख सकते हैं मां पंडित खंडेश्वरी माता का यह प्राचीन मंदिर है और ये पैनखंडा का एकमात्र मंदिर माना जाता है। यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। पिछले 2-3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिस कारण निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है और ऊंची चोटियों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस होने लग गई है। वहीं एक और बारिश होने से स्थानीय किसानों के चेहरे खुशी के मारे खिल उठे हैं और दूसरी तरफ निचले इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने दस्तक दे दी है। अब स्थानीय लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पहली बार उन्होंने इस तरह का मौसम देखा है जिस महीने बसंत बहार रहती है। ऐसे में सावन के महीने की तरह कोहरा लगा हुआ है। आपको बता दें कि ऊंची चोटियों में कई फीट बर्फ जम चुकी है। बद्रीनाथ, श्री हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, भविष्य बद्री तमाम तीर्थ स्थल से लेकर तमाम पर्यटक स्थल इस वक्त बर्फबारी की चपेट में है। उत्तराखंड में 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसका असर जहां पहाड़ों में देखने को मिला, वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी इस बारिश का असर देखने को मिला है। गर्मी के इस मौसम में बारिश से मौसम सुहावना हुआ तो किसानों की फसलों को भी इस बेमौसम बरसात से काफी नुकसान हुआ है। लक्सर देहात क्षेत्र के किसानों का कहना है कि उनकी गेहूं की फसल पूरी तरह से तैयार है, जो इस बारिश के चलते नीचे गिरकर नष्ट हो गई। वहीं उन्होंने जो हाल में गन्ने की फसल बोई थी उसमें भी पानी भर गया है, जिसके चलते उन्हें काफी नुकसान हुआ। अब किसान सरकार से मदद की उम्मीद लगा रहे हैं। ये 2-3 दिन से झिम बारिश हो रही है जी और पक्की फसल थी गेहूँ की और सब जो है नष्ट हो चुकी है, बिछ चुकी है नीचे। और जी गन्ना भी बोया था ताज़ा 15-20 दिन पहले ही, और जी ये गन्ने में सारे में पानी भरा पड़ा और ये गन्ना भी सब बिल्कुल नष्ट हो चुका। और साहब इसके बारे में आप सोचें क्या करना। हम सरकार से मांग करते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत ही सहायता की जाए। उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों के गेहूं की फसल में भारी नुकसान होने से किसान परेशान नजर आए। वहीं प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन राजनीति के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह कलसी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हम लोग मांग करते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और बीमा के अंतर्गत आने वाली फसलों का सही आकलन किया जाए। बीमा कंपनी अपने हिसाब से कार्य करती है, जो कि पूरी तरह से गलत होता है। पटवारियों को फसल के हुए नुकसान का आकलन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाए। ज़्यादातर जो अभी हरी अवस्था में था उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ा है हवा का और बरसात का, वो गिर गया है, जिसकी थोड़ी सी हल्की कंडीशन पीली हुई है, वो बहुत कम परसेंट है, 2-4% है। प्रशासन से मांग यही है कि तुरंत इसका सर्वे कराया जाए पटवारियों द्वारा, और जिस तरह से सरकार पहले कराती रहती है और कराकर किसानों को जो है, क्योंकि पहले भी मार उनको पड़ती रही है, पिछले साल भी कभी कोई फसल खराब, कभी कोई, उससे पिछले साल भी जो है वो बरसात जाड़ों में ज़्यादा हुई थी। तो इसलिए मेरी यही निवेदन है सरकार से हमारे और मुख्यमंत्री जी से खास करके कि इसका शीघ्र सर्वे कराकर और बनता मुआवजा जो है वो तय करके किसानों को जरूर दिया जाए, नहीं तो किसान बहुत बुरी तरह कर्ज में फंस जाएगा। ग्राम पंचायत खडोला में लगभग 70% लोग खेती करते हैं, खेती पर ही निर्भर है। उनकी आजीविका जो है फसल ही है और मजदूरी के साथ साथ अपना भरण पोषण के लिए खेती करते हैं वो। और जो 2 दिवसीय बारिश हुई
इस 2 दिवसीय बारी में लगभग 80% यहाँ पे हमारे किसानों की खेती नष्ट हो चुकी है। गेहूँ जो इस समय आप देख रहे हैं पकने वाला है गेहूँ, ये कुछ ही दिनों में लगभग पक जाएगा और पूरा जो है बिछ गया है, ऊपर से पानी चल रहा है, सड़ने गलने जैसी स्थिति इसकी हो। फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।